स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना में 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से 3 बराबर भागों में सालाना 6,000 रुपये हस्तांतरित करना शामिल है। 2. यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 3. किसानों को उनके स्थानीय भाषा में खेती की जानकारी देने के लिए AI भाषा अनुवाद मंच भाषिनी को पीएम किसान के साथ एकीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान, इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से सभी भूमि धारक या जोत धारक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करती है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अतः कथन 2 सही है। किसानों को उनकी मूल भाषा में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान को भी भाषिनी के साथ एकीकृत किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, सर्ववैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी QHPV वैक्सीन है। 2. यह हेपेटाइटिस बी टीकाकरण के समान VLP यानी वायरस लाइक पार्टिकल्स पर आधारित है। 3. इसका उपयोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के माध्यम से किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन एक ऐसा टीका है जो 4 अलग अलग एंटीजन, वायरस अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करता है। सर्ववैक भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी QHPV वैक्सीन है। अतः कथन 1 सही है। सर्ववैक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण के समान VLP यानी वायरस जैसे कण पर आधारित है। अतः कथन 2 सही है। इसका उपयोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के माध्यम से किया जाएगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNRWA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के कारण वर्तमान में इजराइल में अपने आवास खाली करने के लिए विवश फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करना था। 2. UNRWA की अधिकांश फंडिंग संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनिवार्य योगदान से आती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNRWA, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के कारण वर्तमान में इजराइल में अपने आवास खाली करने के लिए विवश फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करना था। अतः कथन 1 सही है। UNRWA की अधिकांश धनराशि अमेरिका जैसे राज्यों द्वारा प्रदान किए गए स्वैच्छिक योगदान से आती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभावित जोखिम बॉन्ड बाजारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़े हैं? 1. विनिमय दर में अस्थिरता तथा स्पिल ओवर के प्रभाव। 2. स्वायत्तता का ह्रास एवं अधिक ब्याज दर का जोखिम। 3. स्थानीय मुद्रा बॉन्ड अंतर्वाह में अस्थिरता। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C 1, 2 और 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
विदेशी निवेशकों की भागीदारी से विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के प्रति स्थानीय बॉन्ड बाजारों का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका वैश्विक जोखिम से बचने अथवा तरलता की कमी के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके उदाहरणों में वर्ष 2008 लेहमैन में गिरावट तथा हाल ही में अमेरिकी मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण भी शामिल है, जो वैश्विक बाजार की गतिशीलता के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भेद्यता को उजागर करता है। अतः कथन एक सही है। बॉन्ड बाजारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण से स्वायत्तता कम होने के साथ वैश्विक ब्याज दर में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे घरेलू बॉन्ड बाजार के साथ साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समग्र आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि महत्वपूर्ण आरक्षित हानि एवं मुद्रा में गिरावट पूंजी प्रवाह की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण हुई है। इसे बिना बचाव वाले स्थानीय विदेशी मुद्रा देनदारों ने और बढ़ा दिया, साथ ही बाजार में तीव्र उतार चढ़ाव की संभावना को उजागर किया। इन पूंजी प्रवाह के उदाहरण क्रमशः वर्ष 2014-15 के दौरान मलेशिया में एवं वर्ष 2018 के तुर्की में पूंजी प्रवाह का अचानक रुकना और बाहर निकलना था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल्फोर घोषणा और ओस्लो प्रक्रिया को किसके संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? ए. इजराइल फिलिस्तीन, बी. भारत पाकिस्तान, सी. भारत चीन, डी. चीन ताइवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इजराइल फिलिस्तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल्फोर घोषणा फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश समर्थित वचन था। ओस्लो प्रक्रिया का तात्पर्य इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO के बीच वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में ओस्लो नॉर्वे में हुई शांति वार्ता से है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत म्यांमार सीमा यानी IMB के अंतर्गत पहाड़ी जनजाति के सदस्यों को भारत या म्यांमार में उनकी नागरिकता की परवाह किए बिना दोनों ओर 50 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करने की अनुमति है। 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए 1 वर्ष के वैध सीमा पास के साथ व्यक्ति सीमा पार कर सकते हैं और साथ ही प्रति यात्रा 2 सप्ताह तक रह सकते हैं। 3. केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक घटक के रूप में FMR को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत म्यांमार सीमा यानी IMB के अंतर्गत पहाड़ी जनजाति के सदस्यों को भारत अथवा म्यांमार में उनकी नागरिकता की परवाह किए बिना दोनों तरफ 16 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करने की अनुमति है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए 1 वर्ष के वैध सीमा पास के साथ व्यक्ति सीमा पार कर सकते हैं और साथ ही प्रति यात्रा 2 सप्ताह तक रह सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के एक घटक के रूप में FMR को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 5 वर्षों से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ पर लगाए गए कर से संबंधित है। 2. आमतौर पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए कर की दर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की तुलना में कम होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ पर लगाए गए कर से संबंधित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आमतौर पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए कर की दर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की तुलना में कम होती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। 2. गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय को दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत भारत में जनगणना आयोजित की जाती है, अतः कथन 1 सही है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सरकारी बॉन्डों को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने के कौन सा या कौन से संभावित परिणाम हो सकते हैं? 1. यह दीर्घकालिक निवेश के लिए संस्थागत निवेशकों को शामिल करके चालू खाते एवं राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कर सकता है। 2. इससे सार्वजनिक उधार की लागत में गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड यानी LCGBS में धन का प्रवाह घरेलू ब्याज दरों को कम करता है। 3. ये फंड LCGBS रखने वाले स्थानीय वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को भार मुक्त कर सकते हैं, जिससे उधार तथा निजी निवेश में वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने वर्ष 2019 में अपने सरकारी बॉन्डों को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। कई पर्यवेक्षकों ने स्पष्ट किया कि स्थानीय बॉन्ड बाजार खोलने से दीर्घकालिक निवेश के लिए संस्थागत निवेशकों को शामिल करके चालू खाते तथा राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त होगी, अतः कथन 1 सही है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड यानी LCGBS में धन के प्रवाह से घरेलू ब्याज दरें कम होने से सार्वजनिक उधार की लागत में गिरावट आएगी, अतः कथन 2 सही है। यह आशा भी है कि ये फंड LCGBS रखने वाले स्थानीय वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को भार मुक्त कर सकते हैं, जिससे उधार एवं निजी निवेश में वृद्धि होगी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी NSAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और वंचित परिवारों की सहायता करता है। 2. यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याण कार्यक्रम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी NSAP, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है। NSAP भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्यों को अपने साधनों के तहत कई कल्याणकारी उपाय करने हेतु जोड़ता है। इनका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आदि है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और वंचित परिवारों की सहायता करता है, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी NSAP ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याण कार्यक्रम है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बुआई के पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज हेतु किफायती फसल बीमा की पेशकश करके कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। 2. इसे एरिया अप्रोच बेसिस पर डिजाइन किया गया है। 3. अधिसूचित फसलों के लिए कट ऑफ तिथियां केवल केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।